ये भक्ति का समुद्र था, जहां शिव थे तो राम भी, जहां विशालता थी तो सरलता भी, और जो नमकीन होकर भी अलौकिक मिठास की अनुभूति करा चुका था। रात में गर्जना करता समुद्र भी सुबह की लालिमा में निश्चल और शांत दिखा। थुंगा नगरम यानी मदुरै को जाने वाली छुक छुक सागर का सीना चीरती मंथर गति से बढ़ती जा रही थी। ये है पूरा समुद्र, और इसे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा क्लोज करते हुए। तो ये है मैडम जी। मैडम जी यहाँ दरवाजे पे खड़ी हैं और वो पम्बम ब्रिज का नज़ारा दे रही है। देखिए नीचे समुद्र है, समुद्र के ऊपर ठीक कैसे गाड़ी चल रही है। देखिए ये समझिए कि आप समुद्र के ठीक ऊपर हैं। ये देखिए ये रहा ट्रेन और ये इसके ऊपर ब्रिज और ये ट्रेन चल रही है। वाह, शानदार नज़ारा। हम मदुरै के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह सुबह की कसरत यानी जागने और भागने के बाद पूरी मंडली ट्रेन पर चढ़ते ही अल्पाहार पर प्रहार कर चुकी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट खिड़की। देखिए सुबह का वक्त है, बारिश हुई थी सुबह में, उसके बाद खिड़की पे पानी की बूंदें है ना, और ये पूरा डब्बा का डिब्बा। वेरी गुड। और ये हमारी ट्रेन, ये रास्ता, ये लंबी सी ट्रेन आपको दिखाता हूँ मैं। ये रही लंबी सी ट्रेन। फिर क्या था, पेट में खुद्दी जाते ही बुद्धि जागने लगी। तानपुरे अब राग धमा चौकड़ी शुरू कर चुके थे और तबले गिटार लहरों की अटखेलियां कैद करने में जुटे थे। एक सारंगी अल्प निद्रा विराम मोड में थी तो दूसरी पान के रसास्वादन में तल्लीन। इसी आलाप में 3 घंटे का रामेश्वरम से मदुरै का सफर यूं निकला जैसे सारेगामा की धुन छिड़ी हो। सुबह के 5:30 बजे हैं और मुझे लगता है कि 3 से 3.5 घंटे का ये रास्ता है। अभी सिग्नल रेड है। जल्द ही हम लोग पम्बम ब्रिज क्रॉस करेंगे 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद ट्रेन मदुरै की तरफ मुड़ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं जर्नी की। चलिए मिलते हैं जल्द आप लोगों से अगले पड़ाव पर। रामेश्वरम से सुबह में मदुरै के लिए 2 ट्रेनें हैं। पहली 5:40 की तो दूसरी 6:30 बजे की। हमने पहली ट्रेन पकड़ी थी ताकि 9 बजे तक हम पूरब का एथेंस कहे जाने वाले मदुरै नगर में दाखिल हो सकें। यूनान और रोम से इसके व्यापारिक संपर्कों की वजह से मदुरै इस नाम से भी जोड़ा गया था। शानदार नज़ारा संपन्न। यहाँ के सफर के दौरान ट्रेन का झरोखा भी हमारे लिए भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक खिड़की बना था। पहले नमकीन पानी का सानिध्य, फिर मंडपम पहुँचने तक मोरों का मनोरंजन। बगल में आपको एक पक्षी दिख रहा होगा, इसका नाम है मोर। यहाँ काफ़ी ज़्यादा विजिट करता हुआ पक्षी है ये, और शायद अब ना दिखे, लेकिन उधर मेरे ख्याल से समुद्र क्रॉस करने के बाद एक कतार में कम से कम 10 से 12 मोर थे, है ना, जिन्हें देख के आपको भी मन करता है ये दिल मांगे मोर। यस, हमारी मंडली में भी तकरीबन सभी रंग मौजूद थे। तानपुरों की तिकड़ी, युगल सारंगियां, तीरंदाज तबले और गुनगुनाते गिटार। मौज मस्ती में रमी हमारी जीवंत मंडली ने मंजिल ही नहीं, सफर को भी दिलचस्प बना डाला था। हैरत की बात तो ये थी कि नॉर्थ में लेट लतीफ़ी के लिए विख्यात भारतीय रेल ने पूरे दक्षिण भारत की यायावरी में हमारे वक्त का पूरा ख्याल रखा था। नियत समय पर हम मदुरै स्टेशन पहुंच चुके थे। बस छोटी सी चिंता थी कि मदुरै स्टेशन पर सामान कैसे टिकेगा, क्योंकि क्लॉक रूम में सामान रखने में जाया होने वाला वक्त भी हम बचाना चाहते थे। तब इसका समाधान भाभी ने ढूंढा था।
उनके किसी रिश्तेदार की पोस्टिंग ने हमारा काम आसान कर दिया। हमारी तिकड़मी सोच ने हमें स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी के केबिन तक पहुंचाया और वहां सारा सामान टिकाकर हम रिलैक्स हो लिए। अब सिर्फ एक ही चुनौती थी, वक्त पर वापसी, ताकि 4:30 बजे कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन पकड़ी जा सके। इस बीच मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के अलावा जितना संभव होता नगर भ्रमण करते। रामेश्वरम वो जगह थी जहां प्रभु राम ने शिव को स्थापित किया। यहाँ पे राम जी अपने पत्थर उनके बाना सेना यहाँ पूरे नदी में पत्थर रख के गई थी रावण का अंत करने। और मदुरई वो नगर है जहां सुंदरेश्वर भोलेनाथ अपने गणों के साथ बारात लेकर पहुंचे थे। राजा मल्लध्वज की पुत्री और मछली सदृश नयन वाली देवी मीनाक्षी से विवाह रचाने। यही वजह है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर में माता मीनाक्षी के साथ सुंदरेश्वर शिव विराजमान हैं और इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 साल पुराना है, जबकि बाहरी संरचनाएं 2000 साल पुरानी, जो अपनी आश्चर्यजनक द्रविड़ शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि बाद में इसे नायक शैली के जरिए विस्तार दिया गया। वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित ये मंदिर 12 गोपुरम यानी टावरों से घिरा है, जिसमें दक्षिण द्वार वाला गोपुरम सबसे ऊंचा है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के अलावा भी इस ऐतिहासिक नगरी में घूमने और देखने को काफी कुछ है। यहाँ के कभी न बंद होने वाले और हमेशा गुलजार रहने वाले बाजार, जिसकी वजह से मदुरई को थुंगा नगरम भी कहा जाता है। दिन में नलंगडी और शाम में अलंगडी के नाम से मशहूर थुंगा नगरम के ये बाजार आज भी उतने ही जीवंत हैं। इटली के वास्तुकार द्वारा बनाया थिरुमलई नायक पैलेस यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। साथ ही पत्थर से बना सबसे बड़ा कुंड वंदियूर मरियम्मन तेप्पाकुलम भी यही है। इसके अलावा भगवान विष्णु का मंदिर अजगर कोइल, भगवान कार्तिकेय यानी दक्षिण के मुरुगन देव का मंदिर तिरुपरनकुंद्रम भी आपको खासा आकर्षित करेंगे। हालांकि वक्त की प्रचुरता नहीं होने और इंद्रदेव की मेहरबानी ने हमें इनके दर्शन से वंचित कर डाला। मीनाक्षी मंदिर परिसर में दाखिल होते ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश मानो हमारे मंदिर से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। तकरीबन 3 घंटे की लंबी और थकाऊ कतार के बाद माता के दर्शन और खाली पेट ने हमें पस्त कर डाला था। हम बस अपनी पादुकाएं लेकर थोड़ा ही आगे बढ़ पाए थे कि बारिश ने एक बार फिर हमारा रास्ता रोक डाला। हालांकि तेज रिमझिम बूंदों से बचने के लिए जहां हमने पनाह ली वो दरअसल एक भोजन उद्गम स्थल था। जी हाँ, एक होटल, जहां की थाली पर हम लगभग टूट ही पड़े थे। पेट पूजा करने के बाद ये समझ आया कि अब हमें स्टेशन भी लौटना है, लेकिन कुपित इंद्रदेव शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। सड़क समुद्र बन चुका था। बड़ी मशक्कत के बाद रुके उस ऑटो वाले ने हमें इस शर्त पर स्टेशन पहुंचाया कि वो एक खेप के 200 रुपये लेगा। खैर, हम सभी सही सलामत वक्त से पहले स्टेशन पहुंच चुके थे। अब करने को कुछ नहीं था तो ट्रेन का इंतजार करते करते अपने दिमाग के घोड़े को आगे की प्लानिंग के लिहाज से रफ्तार देने लगे। तभी मेरे पर्सनल तबले की थाप यानी मेरी वामांगिनी ने ये जानकारी दी कि अगला दिन मंडली के एक गिटार के लिए खास था। 13 नवंबर को ही पहली बार अरुण जी की किलकारी गूंजी थी। सिर हिलाकर
चाची की दी गई मौन सहमति ने हमें प्रेरित किया वो गूंज बरकरार रखने की। फिर क्या था, बिना उनको भनक लगे हम 2 गिटार स्टेशन के आसपास भिनभिनाते वहां पहुंचे जहां उनकी पैदाइश को सेलिब्रेट करने का उपाय मौजूद था। फटाफट एक केक पैक कराया गया और ट्रेन आने से पहले तक हम वापस स्टेशन लौट चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस बार खिड़की से ज्यादा आकर्षक ट्रेन की सीटें थीं, जहां तशरीफ टिकाते ही सभी ऊँघने की मुद्रा में आ चुके थे, सिवाय तीनों तानपुरों के जिन्हें अभी भी मस्ती ही सूझ रही थी। तो कब पहुंचे हम कन्याकुमारी, कैसे सेलिब्रेट हुआ बर्थडे और कितना खुशनुमा था वहां का सनराइज, जल्द आपके सामने होगा इसका अगला भाग। नमस्कार।